नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी बहस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ एक नए टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा होगी, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और साथ ही साथ जानकारी से परिपूर्ण है। आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जब इसका गठन हुआ था तो इस गठन से पहले इस पार्टी ने कई दौर से ये पार्टी गुजरी है। उन्हीं दौरों में से एक दौर था सूरत स्प्लिट नाम से जाना जाता है, जिसमें पार्टी में विभाजन हुआ था चरमपंथी और नरमपंथी दलों के बीच में। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था और इसके पीछे के क्या कारण थे और इस बाबत क्या नौबतें पैदा हुई और इसका क्या रिजल्ट रहा। तो कांग्रेस स्प्लिट जो हुआ था वो दिसंबर 1907 में हुआ था, 1907 में। पर इसके पहले क्या ऐसी रीजंस अराइज हुए, ऐसे क्या घटनाएं घटित हुई जिसका कारण 1907 में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। दो दल, जैसा कि हमने आपको बताया, चरमपंथी और नरमपंथी। बात है सन 1905 की, दिसंबर 1905 की, जब कांग्रेस का अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन था, जिसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके दौर में ये देखा गया कि जो चरमपंथी थे और नरमपंथी थे, उन दोनों में पहली बार टकराव देखने को सामने आया। चरमपंथियों का मानना था कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो संविधान के अनुसार नीतिगत तरीके से चले, और जो नरमपंथियों का मानना था, और जो चरमपंथी लोग थे उनका मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई कड़े एक्शंस नहीं लेंगे, उनका बॉयकॉट नहीं करेंगे, अपनी प्रणाली में संशोधन नहीं करेंगे, स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, और तो और डिफरेंट टाइप के संस्थानों को, जैसे कि कोर्ट है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग हैं उनको है, और तुम्हारा जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह, इनको शामिल करके हम जब तक उनका विरोध नहीं करेंगे तब तक अंग्रेज हमारी बात को नहीं सुनेंगे। और जो हमारे चरमपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो इसी विचारधारा को मानते थे और उनको बहुत ही बल मिल रहा था। उनका मानना था कि उस समय जो बंगाल का विभाजन की बात चल रही थी, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो बनाया जा रहा था, वो उसके खिलाफ थे। और जो नरमपंथी थे, जो मॉडरेट्स थे, वो अंग्रेजों को ही अपना एक तरीके से सत्ता का मालिक बनाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी जो विचारधारा, जो पश्चिम विचारधारा, वो उसको फॉलो करते थे और उन्हीं को सत्ता में रखना चाहते थे। वो उनको सही मानते थे, लेकिन जो कुछ बुराइयां उन्हें नजर आती थी, जैसे कि सिस्टम में जो बुराइयां, वो दूर हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का रोल बढ़े, ये मॉडरेट्स का मानना था। समय धीरे धीरे बीता। फिर अगले साल 1906, दिसंबर 1906 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो उस समय ये बात खुल के सामने आई मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की, कि जो चरमपंथी लोग थे वो चाहते थे या तो तिलक या लाला लाजपत राय उस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर चरमपंथियों के दल का नेता अध्यक्ष बनता है तो वो जो उनकी विचारधारा है उसको बढ़ावा देगा और देश में, और जो कांग्रेस का जो अपना पार्टी का सृजन था, उसमें बदलाव आएंगे। और नरमपंथी इसके खिलाफ थे, जैसा भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक इसी चीज़ की लड़ाई को देखते हुए, लेकिन जो हवा थी, जिसको लहर कहते हैं, मॉडरेट्स ने देखी, नरमपंथी दल वालों ने देखी कि जो हवा थी वो चरमपंथियों के हिसाब से बह रही थी, तो वो थोड़े ठंडे हो गए कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक, जो हम लोग ट्रम्प कार्ड कहते हैं, उन्होंने चला, जिसको कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी को ये अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि उनकी इज्जत चरमपंथी नरमपंथी दोनों दलों में बराबर थी। और जैसा कि हमने बताया कि चरमपंथियों का मत था कि या तो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, जैसा हो नहीं पाया। फिर भी दादा भाई नेहरूजी ने जब अध्यक्षता संभाली तो उन्होंने एक मैसेज दिया, एक दल को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया। ये पहली बार था कि पूर्ण स्वराज के लिए पहल उठी थी।
कांग्रेस में। पर इसका मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं था लोगों को कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। पूर्ण स्वराज का मतलब खुद का शासन खुद के लिए था या ब्रिटिशर्स का शासन अपने लिए। तो इधर से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बात बढ़ती गई, बिगड़ती गई चीज़ें और बेकार होती चली गई। बॉयकॉट करने लगे लोग, कॉलेजेस, स्कूल, जो भी संस्थाएं थी अंग्रेजों द्वारा संचालित, उसका बॉयकॉट हुआ। एक्सट्रीमिस्ट अपने हाई लेवल पे थे, वो सुनने को नहीं तैयार थे, दंगे हुए। और लेकिन मॉडरेट्स ये जान रहे थे कि अगर वो इनका साथ देते हैं एक्सट्रीमिस्ट का तो बात बिगड़ जाएगी, और बात ऐसी बिगड़ जाएगी जो माइटी है, माइटी मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इस पूरे आंदोलन को कुचल देंगे। इसलिए वो संविधान के तहत ही कार्य करते रहे नरमपंथी दल के नेता। और अंततः ये देखा गया कि इतना ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया, आपस में इतना ज़्यादा टकराव हो गया कि ये चीज़ अब बाहर निकल के आने लगी, चीज़ों में टकराव शुरू हो गए। और बात है दिसंबर 1907 की, जब फाइनली दो दल विभाजित हो गए और लाला लाजपत राय जो तिलक थे ये हो गए चरमपंथी दल के नेता, और जो हमारे नरमपंथी दल के नेता थे वो अलग हो गए, और इनमें काफ़ी टकराव देखने को मिलता है। और कहा तो ये भी जाता है कि जब 1907 में दिसंबर में रास बिहारी बोस ने जब आपका अध्यक्षता की 1907 सेशन की, जो कि स्वदेशी और बॉयकॉट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए थी, जो नागपुर में हुआ था। और इन सब चीज़ों में इतना टकराव हो गया कि तिलक और जो लाला लाजपत राय थे, एक्सट्रीमिस्ट दल के जो नेता थे, ये देश छोड़ के चले गए। किसी को जेल हो गई, कोई कहीं चला गया, और इसके विरोध में अंग्रेजों ने 5 नए कानून पास कर दिए जो इस तरीके के विरोध को, विद्रोह को, जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे उनको दबा सके। जैसे सेडिशियस मीटिंग एक्ट पास हुआ 1907 में, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट पास हुआ इन 1908 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ 1908 में, और इंडियन प्रेस एक्ट भी पास हुआ 1910 में। ये जो 1907 से 1911 का दौर था, इसमें कई इस तरीके के कानून पास हुए जो हमारे सूरत स्प्लिट के कारण भी बनते हैं, और इसको एक तरीके से बंगाल के विभाजन के तौर पे भी देखा जाता है, चरमपंथी नरमपंथी दल के विभाजन के तौर पर भी देखा जाता है। और ये बहुत ही एक अजीब सा दौर था हमारे भारतीय इतिहास में, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसी जानकारी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप जानिए, ये कांग्रेस पार्टी के गठन के दौरान की ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं आपकी जानकारी के लिए। और 1908 में नेशनल मूवमेंट एज अ होल डिक्लाइन हो जाता है फॉर ए टाइम। और फिर 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल से रिलीज होते हैं, फिर से वो डोर कसते हैं, ताने बाने बुने जाते हैं, और फिर से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो पाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमको अच्छा लगेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोज़ नए एक वीडियो पर हम बनाएंगे, उसमें जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।